नमस्कार दोस्तों, हेडलाइंस ऑफ द डे की इस सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज है डेट 10 नवंबर और द हिंदू न्यूज़पेपर में जो इम्पोर्टेंट खबर है एक बार हम उन्हें विस्तार से देख लेते हैं। लेकिन सबसे पहले एपिसोड की शुरुआत करेंगे एक मोटिवेशनल कोट के साथ। कोट है, हार मत मानो, हमेशा अगला मौका जरूर आता है। और ये जो कोट है वो मैरी कॉम का है। इसका मतलब सीधा सा ये है कि जब भी कोई काम मन मुताबिक ना हो या आप असफल हो जाएं तो इस बात का दुख मत कीजिए। जिंदगी में हर बार नया मौका मिलता है। अगर एक बार हार गए तो अगली बार फिर कोशिश करने का मौका मिलेगा। इसलिए कोशिश करते रहिए, आगे कभी भी अच्छा मौका जरूर मिलेगा। अगर आज सफल नहीं हुए आप तो कल फिर से कोशिश कर सकते हैं, नई शुरुआत कर सकते हैं। हारना कोई अंतिम बात नहीं, हर बार नया मौका आपकी राह में आता है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न को। प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में फूजियान शब्द किससे संबंधित है? ऑप्शन है ए चीन का नया अंतरिक्ष स्टेशन, बी चीन का नया विमान वाहक पोत, सी जापान का रोबोटिक सबमरीन या डी दक्षिण कोरिया का परमाणु रिएक्टर। और इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी चीन का नया विमान वाहक पोत। आप इसके एक्सप्लेनेशन को हमारे पिछले एपिसोड में जाकर के देख सकते हैं। इसी के साथ अब शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहली न्यूज के साथ। न्यूज है, आदित्य L1 गेट्स अ क्लोज लुक एट इरप्शंस फ्रॉम द सन। और ये आपका टॉपिक जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक से संबंधित है। न्यूज क्या है वो भी हम समझ लेते हैं। तो आदित्य L1 ने सूर्य से होने वाले विस्फोटों को बहुत ही करीब से देखा है। अब आदित्य L1 की बात करें तो आदित्य L1 भारत का पहला अंतरिक्ष आधारित सौर मिशन है जिसका उद्देश्य सूर्य की बाहरी परतों यानी कोरोना का अध्ययन करना है। ये जो मिशन है ये भारतीय खगोल भौतिक संस्थान यानी IIA और नासा के वैज्ञानिकों का संयुक्त अध्ययन है। आपको बता दें कि दृश्य उत्सर्जन रेखा कोरोनाग्राफ यानी VELC ने पहली बार दृश्य तरंग दैर्घ्य रेंज यानी विजुअल वेवलेंथ रेंज में CME यानी कि कोरोनाल मास इजेक्शन का स्पेक्ट्रोस्कोपिक अवलोकन किया है। और अब इसी के साथ इससे जुड़ी कुछ विशेषताओं को भी देख लेते हैं। तो ये सूर्य पृथ्वी के L1 बिंदु से 24x7 सूर्य का अवलोकन कर सकेगा। साथ ही सूर्य की सतह के बहुत पास CME के इलेक्ट्रॉन घनत्व, तापमान, द्रव्यमान, ऊर्जा और गति का अनुमान भी लगाया जा सकता है। हालांकि ये जो पूरा अध्ययन है इसमें यह भी पाया गया है कि सूर्य से हुए इस विस्फोट की ऊर्जा लगभग 9.4 × 10⁻21 जूल थी, जो कि हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से लाखों गुना ज्यादा शक्तिशाली थी। अगर इसके द्रव्यमान की बात करें तो इसका द्रव्यमान करीब 270 मिलियन टन और टेम्परेचर यानी तापमान लगभग 1.8 मिलियन डिग्री था। ठीक है, अब इसके महत्व को भी देख लेते हैं। तो ये सूर्य के नजदीक से पहली बार इतने सटीक और दृश्य स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा प्राप्त हुए हैं और इससे ये भी पता चलेगा कि CME के दौरान ऊर्जा का उत्सर्जन किस प्रकार होता है और साथ ही साथ ये अंतरिक्ष मौसम की भविष्यवाणी में भी सहायक होगा। तो इस लिहाज से ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ। न्यूज है, क्लाइमेट चेंज इम्बैलेंस इन फर्टिलाइजर यूज इम्पैक्ट सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन ICAR स्टडी यानी कि हाल ही में ICAR का एक अध्ययन आया और ये अध्ययन क्या कहता है, इसमें क्या निष्कर्ष आया, हम इनको विस्तार से देखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ये जो आपका टॉपिक है ये GS पेपर 3 एग्रीकल्चर, एनवायरमेंट और क्लाइमेट चेंज से संबंधित है। तो सबसे पहले देख लेते हैं अध्ययन के बारे में। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR के भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान के द्वारा समन्वित रूप से अध्ययन किया गया है और इसमें 6 वर्ष का अध्ययन शामिल है, 2017 से 2023 तक। आपको बता दें कि इसमें कुल 2,54,236 मृदा के नमूने लिए गए जिसमें कि 620 जिले और 29 राज्य शामिल थे। और इसे प्रकाशित कहाँ किया गया? तो इसे प्रकाशित इंग्लैंड स्थित अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका लैंड डिग्रेडेशन एंड डेवलपमेंट में ये प्रकाशित हुआ है। अब इससे जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं कि इस अध्ययन का क्या निष्कर्ष निकला है। तो निष्कर्ष की बात करें तो ये कार्बनिक कार्बन घटने पर मिट्टी में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी बढ़ती है। इसमें निष्कर्ष है, मतलब कि जब कार्बनिक कार्बन कम होता है तो मिट्टी में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी अधिक होती है और अगर कार्बनिक कार्बन अधिक होता है तो मिट्टी में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी कम होती है। और इसी के साथ वर्षा और तापमान कार्बनिक कार्बन का निर्धारण करते, ये भी इस अध्ययन में कहा गया है। और ये भी कहा गया है कि ऊंचाई से सकारात्मक संबंध होता है, यानी कि कार्बनिक कार्बन का ऊंचाई से गहरा संबंध होता है। अगर भूमि की ऊंचाई अधिक है तो कार्बनिक कार्बन की मात्रा अधिक होती है, लेकिन अगर हम पहाड़ियों से निचली भूमि पर जाते हैं तो कार्बनिक कार्बन की मात्रा कम होती है। और इसी के साथ मृदा में कार्बनिक कार्बन का तापमान से नकारात्मक संबंध होता है। या उदाहरण के लिए राजस्थान और तेलंगाना में तापमान बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वहां पर कार्बनिक कार्बन की मात्रा कम होती है।
इसी के साथ ही साथ इस तापमान, वर्षा और ऊंचाई 3 महत्वपूर्ण कारक हैं जो मिट्टी में कार्बन की सांद्रता निर्धारित करते हैं। हालांकि इस पूरे जो अध्ययन है इसमें वैज्ञानिकों की टीम ने फसल प्रणालियों और उर्वरकों के उपयोग के लिए कार्बन पर प्रभाव का आकलन करने के लिए एक कृषि पारिस्थितिकी आधार मानचित्र का भी विकास किया है, जो कि नीतिगत निर्णय लेने में मदद कर सकता है, विशेष रूप से कार्बन क्रेडिट और भूमि क्षरण का आकलन करने में। जहां भी उर्वरकों का असंतुलित प्रयोग हुआ वहां मिट्टी में मौजूद कार्बन में कमी आई है। हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में उर्वरक का प्रयोग तेज हो गया है। जलवायु परिवर्तन का जैविक कार्बन पर भी असर पड़ता है। अगर तापमान जो है वो बढ़ रहा है तो भविष्य में मृदा जैविक कार्बन में और गिरावट आने की संभावना है, और इसका न केवल मृदा स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा बल्कि कार्बन क्रेडिट और मृदा से निकलने वाले ऊष्मा उत्सर्जन पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ। न्यूज है व्हाट्स द लेटेस्ट इन क्लाइमेट साइंस, और ये जो टॉपिक है वो आपका जीएस पेपर 1 और 3 से संबंधित है। जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी और जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित है। तो ये न्यूज क्या है पूरी इसे देख लेते हैं। तो हाल ही में एक अध्ययन आया, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन पैनल यानी आईपीसीसी के द्वारा उपयोग किए गए आधारभूत आंकड़ों का अपडेटेड विश्लेषण किया गया, जिसके अकॉर्डिंग कुछ बातें कही गई हैं, और वो क्या क्या बातें कही गई इन्हें हम देख लेंगे। तो सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि ये जो पूरा अध्ययन है इसमें क्या कहा गया। तो इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन की गति और उसके भौतिक प्रभावों की अपडेटेड वैज्ञानिक समझ प्रदान करना है, और इसका पूरा निष्कर्ष ये निकला कि वैश्विक तापमान पहले से कहीं अधिक तेजी से बढ़ रहा है। अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। तो सबसे पहला यही है कि तापमान वृद्धि की दर, यानी कि वैश्विक तापमान न केवल बढ़ रहा है बल्कि पहले से बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 2023 और 24 के लिए नए रिकॉर्ड दर्ज किए गए थे, और नए शोध से पता चलता है कि औसत वैश्विक तापमान हर दशक जो है वो 0.27 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है, जो कि 1990 से 2000 के दशक की तुलना में लगभग 50% तेज है। और इस टाइम जब तापमान वृद्धि की दर लगभग 0.2 डिग्री सेल्सियस प्रति दशक थी, और ऐसा अनुमान है कि 2030 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस सीमा पार हो सकती है, जिसके बाद परिवर्तन अपरिवर्तनीय होंगे। अब अगला है समुद्र स्तर में वृद्धि। तो पिछले दशक में यह लगभग 4.5 mm प्रति वर्ष थी, जो कि 1990 के बाद की दर से 2 गुनी से अधिक है। इसका कारण है ध्रुवीय बर्फ चादरों का पिघलना, और इसका प्रभाव इससे क्या प्रभाव पड़ेंगे। तो तटीय शहरों पर खतरा होगा, भूमि क्षरण और जलवायु शरणार्थियों की संख्या में संभावित वृद्धि भी देखने को मिलेगी। हालांकि विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार पूर्व औद्योगिक युग से अब तक दुनिया 1.3 से 1.4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो चुकी है। अब इससे जुड़े कुछ और कारक भी उन्हें भी समझ लेते हैं। तो जलवायु टिपिंग पॉइंट्स, यानी कि लगातार समुद्री ताप तरंगों के कारण गर्म पानी के मूंगे लगभग अपरिवर्तनीय रूप से नष्ट हो रहे हैं, जो कि जलवायु टिपिंग पॉइंट का पहला संकेत है। और अक्टूबर में शोधकर्ताओं ने चेतावनी भी दी थी कि अगर ग्लोबल वार्मिंग जो है 1.5 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाती है और वनों की कटाई तेजी से जारी रहती है तो अमेज़न वर्षा वन जो है वो मृत होना शुरू हो सकते हैं, और इसी के साथ ये जो पूरा एरिया है वो सवाना जैसे एक अलग पारिस्थितिकी तंत्र में बदल सकता है। ग्रीनलैंड के ऊपर पिघलती बर्फ की चादर से पिघला हुआ पानी जो है वो अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन नामक समुद्री धारा के शीघ्र पतन का कारण बन सकता है, जो कि यूरोप में सर्दियां हल्की रखता है। अब अंटार्कटिका में जहां पर बर्फ की चादरें भी खतरे में है, वैज्ञानिक जो है दक्षिण महाद्वीप के आसपास समुद्री बर्फ के घटने को लेकर काफी चिंतित हैं। और अंटार्कटिका में जो हो रहा है उसी तरह बर्फ के पिघलने से गहरे रंग का पानी उजागर होता है, जो अधिक सौर विकिरण को अवशोषित करता है, जिससे कि समग्र तापमान वृद्धि की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। और ये जो है वो फाइटोप्लैंक्टन की वृद्धि को भी खतरे में डालता है, जो कि दुनिया के अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग करते हैं। और अगला है जानलेवा गर्मी। विश्व की लगभग आधी आबादी पहले से ही अत्यधिक गर्मी का सामना कर रही है, और इसका प्रभाव क्या है, श्रमिक उत्पादकता में गिरावट देखने को मिल रही है, यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हर डिग्री तापमान पर श्रमिकों की उत्पादकता में 2 से 3% की कमी देखने को मिल रही है, यानी कि 2 से 3% की गिरावट आ रही है। और इसी के साथ अक्टूबर में जो है कि एक रिपोर्ट आती है, द लैंसेट में प्रकाशित होती है, उसमें ये कहा गया कि अकेले पिछले साल उत्पादकता में आई इस कमी से वैश्विक स्तर पर $1 ट्रिलियन से ज्यादा का नुकसान होने का अनुमान लगाया गया था 2023 में। और इसका जो है स्वास्थ्य पर भी प्रभाव देखने को मिलता है, जैसे कि हीट स्ट्रोक, निर्जलीकरण और हृदय रोगों की वृद्धि इसके कारण हो सकती है। तो ये था हमारा आज का सभी इंपॉर्टेंट न्यूज। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। प्रश्न को देख लेते हैं। आदित्य L1 मिशन कहाँ स्थित है
ऑप्शन है ए भूस्थिर कक्षा, बी चंद्र कक्षा, सी सूर्य पृथ्वी L1 बिंदु या डी सूर्य पृथ्वी L2 बिंदु। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।